अभिवादन स्वीकार करें सुदर्शन की कहानी न्याय मंत्री के साथ। ये घटना आज से 2500 वर्ष पहले की है। एक दिन संध्या समय जब आकाश में बादल लहरा रहे थे, बौद्ध गया नामक गांव में एक परदेसी शिशुपाल ब्राह्मण के द्वार पर आया और नम्रता से बोला, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल सकेगा? शिशुपाल अपने गांव में सबसे गरीब थे। घोर दरिद्रता ने भूखे बैल की तरह उनकी हड्डियों का पिंजर भी निकाल रखा था। उनकी आजीविका थोड़ी सी भूमि पर चलती थी। फिर भी परदेसी को द्वार पर आया देखकर उनका मुख खिल गया। मुस्कुराते हुए बोले, मेरा सौभाग्य है, आइए पधारिए। अतिथि के चरणों से मेरा चौका पवित्र हो जाएगा। परदेसी और ब्राह्मण दोनों अंदर आ गए। भारतवर्ष में अतिथि सत्कार की रीति बहुत प्रचलित थी। शिशुपाल के पुत्र ने अतिथि का सत्कार किया। परदेसी मुग्ध हो गया। उसने ब्राह्मण से कहा, आपका पुत्र बहुत काम का आदमी है, मैं उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ। शिशुपाल ने उत्तर दिया, आप मेरे अतिथि हैं, मेरा पुत्र ब्राह्मण है, सेवक नहीं। परदेसी को अपनी भूल पर लज्जा हुई। उसने कहा, क्षमा कीजिए, मेरा अभिप्राय ये न था, परंतु आजकल वे ब्राह्मण कहाँ हैं? अब तो आंखें उनके लिए तरसती हैं। शिशुपाल ने उत्तर दिया, ब्राह्मण तो अभी भी बहुत हैं, कमी देखने वाले क्षत्रियों की है। मैं आपका अभिप्राय नहीं समझा, परदेसी ने उत्तर दिया। शिशुपाल ने एक लंबी चौड़ी वक्तृता आरंभ कर दी। सुनकर परदेसी चकित रह गया। उसकी बातें ऐसी युक्त और प्रभावशाली थीं कि परदेसी हैरान था। इस छोटे गांव में ऐसा विद्वान, महान, तत्वदर्शी पंडित हो सकता है, उसे कल्पना भी न थी। उसने शिशुपाल की युक्त तर्क और शासन पद्धति का इतना विशाल ज्ञान देखकर कहा, मुझे ख्याल न था कि यहाँ गोबर में फूल खिला है। महाराज अशोक को पता चल जाए तो आपको किसी ऊंची पदवी पर नियुक्त कर दें। शिशुपाल के सूखे होठों पर मुस्कुराहट आ गई। जिसका अंतःकरण कुढ़ रहा हो, जिसके नेत्र आंसू बरसा रहे हों, जिसका मस्तिष्क अपने आप में न हो, उसके होठों पर हंसी भयानक प्रतीत होती है। शिशुपाल की आंखें नीचे झुक गईं। उन्होंने थोड़ी देर बाद सिर उठाया और कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। जब देखता हूँ तो मेरा खून उबलने लगता है और रात की नींद उड़ जाती है। परदेसी ने पैंतरा बदलकर उत्तर दिया, शेर बकरी एक घाट पर पानी पी रहे हैं। शिशुपाल ने कहा, मैं सब जानता हूँ, रहने दीजिए। परदेसी ने कहा, दूसरों के दोष देखना आसान है, परंतु आप कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल ने अग्नि पर पड़े हुए पत्ते की तरह झुलस कर उत्तर दिया, अवसर मिले तो दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, मैं अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय न होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। कोई अपराधी दंड से न बचेगा? कदापि नहीं। परदेसी ने सहज भाव से कहा, ये बहुत कठिन है। ब्राह्मण के लिए कोई कार्य कठिन नहीं। अवसर मिले तो मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा कि न्याय क्या होता है। परदेसी के मुख पर मुस्कुराहट थी, आंखों में आभा। उसने हंसकर उत्तर दिया, यदि मैं अशोक होता तो आपकी ये इच्छा ज़रूर पूरी कर देता। सहसा ब्राह्मण के हृदय में एक संदेह उठा, परंतु दूसरे ही क्षण दूर हो गया। दूसरे दिन महाराज अशोक के दरबार से शिशुपाल को बुलावा आया। इस समाचार से गांव भर में आग सी लग गई। ये वो समय था जब महाराज अशोक का राज्य आरंभ हुआ था, और दमन नीति का भी। उस समय महाराज ऐसे निर्दय और निष्ठुर थे कि ब्राह्मणों और स्त्रियों को भी फांसी पर चढ़ा दिया करते थे। उनकी दयाहीन दृष्टि से बड़े बड़े वीरों के प्राण सूख जाते थे। लोगों ने समझ लिया कि शिशुपाल के लिए महाराज का बुलावा यानी मृत्यु का बुलावा है। उनको पूरा विश्वास था कि शिशुपाल अब जीते जी न लौटेगा। परिणाम, शिशुपाल के संबंधियों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। वे फूट फूट कर रोने लगे, परंतु शिशुपाल के माथे पर बल न था। वे कहते, जब मैंने कोई अपराध नहीं किया
राज्य के किसी कानून को नहीं तोड़ा तो मुझे कोई क्यों फांसी देगा। निस्संदेह राजा ऐसा अन्यायी और अंधा नहीं हो सकता कि निर्दोषों को दुख देने पर उतारू हो जाए। दुख और कष्ट की लहरों के बीच समुद्र की शिला की तरह शिशुपाल अटल खड़े थे। उन्होंने पुत्र और स्त्री को दिलासा दिया और पाटलिपुत्र की ओर चल पड़े। सांझ हो गई थी जब शिशुपाल पाटलिपुत्र पहुँचे। राजमहल पहुँचाए गए। उस समय तक उनको किसी बात का भय न था, पर राजमहल की शान और शोभा देखकर उन पर भय छा गया। मनुष्य थोड़े जल में निर्भय रहता है, परंतु गहराई में पहुंचकर घबरा जाता है। शिशुपाल के हृदय में कई प्रकार के बुरे बुरे विचार उठने लगे। कभी सोचते किसी ने कोई शिकायत कर दी है क्या, कभी सोचते वो परदेशी पता नहीं कौन था, कोई गुप्तचर हो, उसी की लगाई आग हो। कैसी मूर्खता की जो एक अपरिचित से घुल मिल कर बातें करता रहा, अब पछता रहा हूँ। कभी सोचते शायद मेरी दरिद्रता की कहानी यहाँ तक पहुँच गई है और महाराज ने मुझे कुछ देने के लिए बुलवा भेजा है, ये भी तो हो सकता है। इस विचार से हृदय कमल की तरह खिल जाता, पर दूसरे विचार से मुरझा जाता। इतने में सेवक ने आकर कहा, महाराज आ रहे हैं। शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा, प्राण होठों तक आ गए। राजा का कितना रोब होता है ये पहली बार अनुभव हुआ था। दृष्टि द्वार की ओर जम गई। महाराज अशोक राज की ठाठ से कमरे में आए और मुस्कुराते हुए बोले, ब्राह्मण देवता नमस्कार। आशा है आपने परदेसी को पहचाना होगा। शिशुपाल घबराकर खड़े हो गए। रोम रोम कांप रहा था। ये वही परदेसी? हाँ, ये वही तो है। शिशुपाल कांप कर रह गए। कौन जानता था कि शीतकाल की रात को एक ब्राह्मण के यहाँ आश्रय लेने वाला परदेसी था भारत का सम्राट हो सकता है। शिशुपाल ने तुरंत ही अपने अस्थिर हृदय को स्थिर किया और कहा, मुझे पता न था कि आप ही महाराज हैं, अन्यथा इतनी स्वतंत्रता से बातचीत न करता। राजा राजा होता है और प्रजा प्रजा, दोनों के बीच बहुत अंतर है। महाराज अशोक ने स्वीकार में कहा, परंतु मैंने बढ़कर कोई बात नहीं कही थी। मैं हर बात को पहले तोलता हूँ, फिर उसे मुंह से बोलता हूँ। मैं प्रमाण दे सकता हूँ। महाराज ने कहा, हम नहीं चाहते। तो मुझे क्या आज्ञा होती है महाराज की ओर से? महाराज आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं। आपने कहा था कि अगर आपको अवसर दिया जाए तो आप न्याय का डंका बजा देंगे। हम आपकी इसी विषय में परीक्षा लेना चाहते हैं। आप तैयार हैं? शिशुपाल ने हंस की तरह गर्दन ऊंची की और कहा, जी हाँ, अगर महाराज की इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। कल प्रातःकाल से आप न्याय मंत्री नियत किए जाते हैं। सारे नगर पर आपका अधिकार होगा। बहुत अच्छा। पाटलिपुत्र में शांति रक्षा विभाग का हर कर्मचारी आपके अधीन होगा और शांति रखने का उत्तरदायित्व आप पर होगा। बहुत अच्छा। यदि कोई दुर्घटना हो गई या कोई हत्या हो गई तो इसका उत्तरदायित्व भी आप पर होगा। बहुत अच्छा। महाराज थोड़ी देर चुप रहे, फिर हाथ से शाही अंगूठी उतारकर बोले, ये राजमुद्रा है। आप कल प्रातःकाल की पहली किरण के साथ न्याय मंत्री समझे जाएंगे। हम देखेंगे आप अपने आप को किस प्रकार सफल शासक सिद्ध कर सकते हैं। आप अवसर चाहते थे, अवसर आपको मिल गया। 1 महीना बीत गया। न्याय मंत्री के न्याय और प्रबंध की चारों ओर धाक जम गई। शिशुपाल ने नगर पर जादू कर दिया। ऐसा लगता था जैसे उन्होंने चोर डाकुओं को अपने वश में कर लिया है। उन दिनों ये हाल था कि लोग अपने दरवाजे तक खुले छोड़ जाते, पर चोरी न होती। शिशुपाल का न्याय अंधा और बहरा था, जो न सूरत देखता न सिफारिश, केवल दंड देना जानता था, और दंड भी शिक्षाप्रद। नगर की हालत में आकाश पाताल का अंतर पड़ गया। लोग हैरान भी थे और खुश भी। रात का समय था। आकाश में तारे खेलते थे। एक अमीर ने एक विशाल भवन के द्वार पर दस्तक दी। दरीचे से किसी स्त्री ने सिर निकालकर पूछा, कौन है? मैं हूँ, दरवाज़ा खोल दो। परंतु वो यहाँ नहीं है। परवाह नहीं, तुम दरवाज़ा खोल दो। स्त्री ने कुछ सोचकर उत्तर दिया, मैं नहीं खोलूँगी, तुम इस समय वापस चले जाओ। अमीर ने क्रोध से कहा, दरवाज़ा खोल दो वरना मैं तोड़ दूँगा। स्त्री ने उत्तर दिया, जानते नहीं हो, शहर पर शिशुपाल का शासन है। अब कोई इस प्रकार बलात्कार नहीं कर सकता।
अमीर ने तलवार निकालकर दरवाजे पर आक्रमण किया। सहसा एक पहरेदार ने आकर उसका हाथ थाम लिया और कहा, क्या कर रहे हो? अमीर ने उसकी ओर आग भरी आंखों से देखा, क्रोध भरे शब्दों में बोला, तुम कौन? मैं पहरेदार हूँ। तुम्हें पहरेदार किसने नियत किया? न्याय मंत्री ने। मूर्खता ना करो, मैं उसे भी मिट्टी में मिला सकता हूँ। पहरेदार ने साहस से उत्तर दिया, परंतु इस समय महाराज अशोक भी आ जाएं तो मैं यहाँ से न टलूँगा। क्यों मौत को बुला रहे हो? मैंने जो प्रण किया है उसे पूरा करूँगा। प्रण? किससे किया है? न्याय मंत्री से। क्या प्रण? यही कि जब तक तन में प्राण हैं, जब तक लहू की अंतिम बूंद मेरे शरीर में बाकी है, अपने कर्तव्य से पीछे न हटूँगा। अमीर ने तलवार खींच ली। पहरेदार ने पीछे हटकर कहा, आप भूल कर रहे हैं, मैं नौकरी पर हूँ। मेरी पीठ पर सारे राज्य की सेना है। अमीर ने सुना अनसुना कर दिया और तलवार लेकर झपटा। पहरेदार ने तलवार खींच ली, परंतु वो अभी नया था। पहले ही वार में गिरा और मारा गया। अमीर का लहू सूख गया। उसके हाथों के तोते उड़ गए। उसकी इच्छा पहरेदार को जान से मारने की न थी, वो केवल डराना चाहता था, परंतु घाव मर्म स्थान पर लगा था। अमीर ने उसकी लाश को एक और किया और आप भाग निकला। प्रातःकाल इस घटना की चर्चा घर घर में थी। लोग हैरान थे कि इतना साहस किसे हो गया। शांति रक्षा विभाग के कर्मचारी की जान ले ली, और वो भी शिशुपाल के शासन में। राजधानी में आतंक छा गया। शांति रक्षा विभाग के कर्मचारी चारों ओर दौड़ते फिरते रहे, मानो ये उनके जीवन और मरण का प्रश्न हो। न्याय मंत्री ने मामले की खोज में दिन रात एक कर दिया। उसके शासनकाल की ये पहली दुर्घटना थी। उसका खाना पीना छूट गया, आंखों से नींद उड़ गई, पर कुछ पता न चला। असफलता का हर दिन अशोक की क्रोधाग्नि को और प्रज्वलित करता। वो कहते, तुमने जोर से न्याय का दावा किया था, अब क्या हो गया? न्याय मंत्री लज्जा से सिर झुका लेते। महाराज कहते, हत्यारा कब तक पकड़ा जाएगा? न्याय मंत्री उत्तर देते, यत्न कर रहा हूँ। महाराज कुछ दिन ठहर कर फिर पूछते, हत्यारा पकड़ा गया? न्याय मंत्री कहते, नहीं। महाराज का क्रोध भड़क उठता। उनकी आंखों से चिंगारियां निकलने लगती। बादल की तरह गरज कर कहते, हम ये नहीं सुनते सुनते तंग आ गए हैं। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया, पर हत्यारे का पता न लगा। अंत में महाराज अशोक ने शिशुपाल को बुलाकर कहा, 3 दिन की मोहलत है तुम्हारे पास। हत्यारा न पकड़ा गया तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी, और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अपनी जान बचाने का यत्न करो। समाचार से नगर भर में हलचल मच गई। 1 महीने के अंदर अंदर शिशुपाल लोकप्रिय हो चुके थे। उनके न्याय की चारों ओर धाक बंध गई। लोग महाराज को गालियां देने लगे। जहां 4 आदमी जमा होते यही बात होती। सब चाहते थे कि चाहे कुछ हो जाए, पर शिशुपाल का बाल बांका ना हो। शिशुपाल स्वयं बड़ी उत्सुकता के साथ हत्यारे की खोज में लीन थे, पर सब व्यर्थ। तीसरा दिन आ गया, कुछ ही घंटे बाकी थे। रात का समय था। शिशुपाल की आंखों में नींद न थी। वे नगर के एक घने बाजार के अंदर घूम रहे थे। सहसा एक मकान की खिड़की खुली और एक स्त्री ने झांक कर देखा। स्त्री ने धीरे से कहा, तुम कौन हो? क्या पहरेदार? निराशा के अंधेरे में आशा की एक किरण चमक गई। शिशुपाल ने उत्तर दिया, नहीं, मैं न्याय मंत्री हूँ। तो ज़रा यहीं ठहरिए। स्त्री खिड़की के पीछे हट गई, दीपक लेकर नीचे आई। न्याय मंत्री के साथ वो अपने कमरे में गई और बोली, आज अंतिम रात है। न्याय मंत्री ने चुभती हुई दृष्टि से स्त्री की ओर देखा और उत्तर दिया, हाँ, अंतिम। शब्द साधारण थे, पर अर्थ साधारण न था। स्त्री तिलमिलाकर खड़ी हो गई और बोली, मैं इस घटना को अच्छी तरह जानती हूँ। शिशुपाल की मुर्दा देह में प्राण आ गए। वो धैर्य धर बोले, तो बताओ। रात का समय था। हत्यारे ने इसी मकान का दरवाज़ा खटखटाया था। वो यहाँ प्रायः आया करता है, परंतु क्यों? उसका आचार अच्छा नहीं। फिर आगे? मैंने उत्तर दिया, जिसके पास तुम आए हो वो आज यहाँ नहीं है, परंतु उसने इसे झूठ समझा। दरवाज़ा तोड़ने को तैयार हुआ तो पहरेदार ने उसे रोका और उसके हाथों मारा गया। न्याय मंत्री ने पूछा, पर हत्यारा कौन है? स्त्री ने उनके कान में कुछ कहा और सहमी हुई कबूतरी की तरह
चारों तरफ देखा। दूसरे दिन दरबार में तिल धरने का स्थान न था। आज न्याय मंत्री का भाग्य निर्णय होने वाला था। अशोक ने सिंहासन पर बैठते कहा, न्याय मंत्री को उपस्थित किया जाए। शिशुपाल सामने आए। इस समय उनके मुख पर न कोई चिंता थी न शांति। महाराज ने पूछा, हत्यारे का पता लगा? न्याय मंत्री ने उत्तर दिया, जी लग गया। पेश करो। न्याय मंत्री ने सिर झुकाकर कुछ सोचा। इस समय उनके हृदय में दो विरोधी शक्तियों का संग्राम हो रहा था। ये उनके मुख से स्पष्ट प्रतीत होता था। सहसा उन्होंने दृढ़ संकल्प से सिर उठाया, अपने एक उच्च अधिकारी की ओर लक्ष्य कर कहा, धनवीर, श्रीमन को गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। इशारा महाराज की ओर था। दरबार में सन्नाटा छा गया। अशोक का चेहरा लाल हो गया, मानो तपा हुआ तांबा हो। आँखों से अग्निकण निकलने लगे। वो तिलमिलाकर खड़े हो गए और बोले, अरे ब्राह्मण, तेरी इतनी मजाल! न्याय मंत्री ने ऐसा प्रकट किया मानो कुछ सुना ही नहीं। उसने अपने शब्दों को फिर दोहराया, मैं आज्ञा देता हूँ, गिरफ्तार कर लो। धनवीर पुतली की तरह आगे बढ़ा। दरबारियों की सांस रुक गई। महाराज सिंहासन से नीचे उतर आए। न्याय मंत्री ने कहा, ये हत्यारा है, इसे मेरी अदालत में पेश करो। ये कहकर वो अपनी कचहरी की ओर चले गए। धनवीर ने अशोक को हथकड़ी लगा दी और शिशुपाल की कचहरी की ओर ले चला। सारा नगर उपस्थित था। शिशुपाल ने आज्ञा दी, अपराधी राजकुल से है, इसे अकेला पेश किया जाए। महाराज अशोक ने संकेत किया। मंत्रीगण पीछे हट गए। महाराज उस जंगले में खड़े हो गए जो अपराधियों के लिए था। छत्रपति नरेश के अपने राज्य में स्वयं उसके नौकर के हाथों ये व्यवहार हो सकता है, किसी को इस बात का ख्याल तक न था। पर शिशुपाल दृढ़ संकल्प के साथ न्यायासन पर विराजमान थे। उन्होंने आंखों से महाराज को प्रणाम किया, क्योंकि हाथों को न्याय रज्जू ने बांध रखा था। वो धीरे से बोले, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप है, बोलो क्या उत्तर देते हो? महाराज अशोक ने होंठ काट कर उत्तर दिया, वो उद्दंड था। तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, हमने उसे मारा है, पर जानबूझकर नहीं, हम उसे डराना चाहते थे। वो घायल हो गया, घाव गहरा था, मारा गया, मगर वो उद्दंड था। वो उद्दंड नहीं था, मैं उसे चिरकाल से जानता हूँ। वो उद्दंड था, तुम झूठ बोलते हो। मैं तुम्हें मौत की सज़ा देता हूँ। अशोक की आंखें लाल हो गईं। मंत्रियों ने तलवारें निकाल ली। कई आदमी शिशुपाल को गालियां देने लगे। कुछ लोगों ने कहा, न्याय मंत्री पागल हो गया है। एक आवाज़ आई, तुम अपना सिर संभालो। अशोक ने हाथ उठाकर शांत रहने का संकेत किया। चारों ओर फिर वही निस्तब्धता छा गई। न्याय मंत्री ने कड़क कर कहा, आप लोगों का क्रोध करना सर्वथा अनुचित है। मैं इस समय न्याय मंत्री के आसन पर हूँ और न्याय करने बैठा हूँ। महाराज अशोक की दी हुई मुद्रा मेरे हाथ में है। यदि किसी ने शोर शार किया तो अदालत के अपमान में गिरफ्तार कर लूँगा। लोग चुप हो गए। अशोक, तुमने एक राजकर्मचारी की हत्या की है, मैं तुम्हारे वध की आज्ञा देता हूँ। महाराज ने सिर झुका दिया। इस समय उनके हृदय में आनंद का समुद्र लहरें मार रहा था। सोचते थे, ये मनुष्य सोना है जो आग में पड़कर कुंदन हो गया है। कहता था, मेरा न्याय अपनी धूम मचा देगा। इसका वचन झूठ नहीं था, इसने अपने कहने की लाज रखी है। ऐसे ही मनुष्य हैं जिन पर जातियां अभिमान करती हैं और जिन पर लोग अपना तन मन निछावर करने को उद्यत हो जाते हैं। उन्होंने एक विचित्र भाव से सिर ऊंचा किया और कहा, इस आज्ञा के विरुद्ध हम कुछ नहीं बोलना चाहते। न्याय मंत्री ने एक आदमी को इशारा किया। वो स्वर्ण मूर्ति लेकर उपस्थित हुआ। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, ये सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और ये भी सच है कि न्याय करना मेरा काम है। ये भी सच है कि एक राज कर्मचारी की हत्या की गई है। उसका दंड अवश्यंभावी है, परंतु शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है। उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। ये काम न्याय मंत्री की शक्ति के बाहर है। इसलिए मैं आज्ञा देता हूँ कि महाराज को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनकी ये स्वर्ण मूर्ति फांसी पर लटकाई जाए, ताकि लोगों को शिक्षा मिले और वे भविष्य में कोई अपराध न करें।
न्याय मंत्री का जय जयकार हुआ। लोग न्याय पर लट्टू हो गए। वे कहते थे, ये मनुष्य लोहे का है जो न व्यक्ति से डरता है और न किसी शक्ति के आगे सिर झुकाता है, केवल अपने अंतःकरण की आवाज़ सुनता है और उस पर निर्भयता से बढ़ा चला जाता है। कोई और होता तो महाराज के सामने हाथ बांधकर खड़ा हो जाता, पर इसने उन्हें भी तुम कहकर संबोधित किया, मानो कोई साधारण अपराधी हो। महाराज के शरीर में रोमांच हो आया। सहस्त्र आँखों ने आनंद के आंसू बहाए और सहस्त्र ज़बानों ने ज़ोर ज़ोर से कहा, न्याय मंत्री की जय। रात हो गई थी। न्याय मंत्री राजमहल पहुँचे और अशोक के सामने शाही अंगूठी रखकर बोले, महाराज ये अंगूठी आप संभालें, मैं गांव वापस जाऊंगा। अशोक ने सम्मान की दृष्टि से उनकी तरफ देखा और कहा, आज आपने आंखें खोल दी हैं, अब ये कैसे हो सकता है? परंतु श्रीमन, अशोक ने बात काट कर कहा, आपका साहस मैं कभी न भूलूंगा। ये बोझ आप ही उठा सकते हैं, मुझे कोई दूसरा इस पद के योग्य दिखाई नहीं देता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। तो अभी आप सुन रहे थे सुदर्शन की कहानी न्याय मंत्री। अगली ऐसी ही किसी कहानी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक जारी रखिए ये सिलसिला कहानी, उपन्यास और कविताएं सुनने का। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। नमस्कार, जय हिंद।